चलिए तो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो एनसीईआरटी का लाइट एंड ऑप्टिक्स का चैप्टर 9 का क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये है आपका 9.1 क्योंकि चैप्टर आपका 9 है, यूनिट नंबर 6 है, तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा 9.1 से। ये लाइट एंड ऑप्टिक्स का आपका क्वेश्चन है। अब थोड़ा क्वेश्चन को देखिए कि करके हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती, तो याद रखेंगे मोमबत्ती आपका वस्तु हो गया और वस्तु का आकार कितना दे दिया 2.5 सेंटीमीटर, कर 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से, दर्पण कौन सा है अवतल, और वक्रता त्रिज्या दे दिए 36, तो फोकस 18 हो जाएगा, ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने। सुस्पष्ट मतलब साफ साफ होता है। इसके बाद क्या कर रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज का वर्णन कीजिए। यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा, इसके बारे में बात करना है। तो एक एक करके डाटा बताइएगा क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने बोला कि सर कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती, इसका मतलब है देखिए गिवन डाटा में हम लोग लिखेंगे, गिवन डाटा में 9.1 सॉल्व कर रहे हैं और गिवन डाटा में क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में बात करना है। तो मोमबत्ती का साइज दिया हुआ है, सबसे पहले तो दर्पण का नेचर लिखना होगा। तो दर्पण याद रखेंगे यहाँ पर कौन सा है, अवतल है बालक, अवतल दर्पण है। और मोमबत्ती का साइज, मोमबत्ती वस्तु है, इसका साइज दिया है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ये प्लस में होगा क्योंकि ये ऊपर रहता है। इसके बाद है वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, और आपको मालूम है अवतल का वक्रता त्रिज्या क्या होता है, निगेटिव होता है। इसके बाद फोकस नहीं दिया है तो हम जानते हैं कि इसका आधा होता है, तो 18 सेंटीमीटर हो गया। वस्तु, ये मोमबत्ती कितना दूरी पर रखा हुआ है, 27 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि वस्तु दूरी किसमें होता है, माइनस। क्लियर है। अब निकालना क्या है इसमें, तो कह रहा है, ध्यान देंगे, कह रहा है कि दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका साफ साफ प्रतिबिंब बने। तो याद रखेंगे प्रतिबिंब बनना कहाँ है, पर्दे पर, और आप कह रहे हैं हम पर्दा कहाँ रखेंगे, तो आप जहां रखिएगा वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होगा। इसका मतलब कि हमको निकालना क्या है, तो हमको प्रतिबिंब का दूरी बताना है। इसके बाद इसमें इसके आकार के बारे में और इसके प्रकृति के बारे में भी चर्चा हुआ है। देखिए इसमें आगे बढ़ रहा है, कह रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति मतलब वास्तविक है कि आभासी है बताइए, और साइज का वर्णन करें। तो याद रखेंगे हमको प्रतिबिंब का साइज भी बताना है और इसका प्रकृति भी बताना है, प्रकृति भी बताना है। तो बताइए कैसे इसको सॉल्व किया जाए, कैसे हम सॉल्व करें। तो ध्यान देंगे हमको भी चाहिए, तो भी निकालने का सूत्र क्या है बताइए, भी निकालने का सूत्र क्या है बालक, कैसे हम लोग भी निकालेंगे। तो F इंटू यू अपॉन यू माइनस एफ करके इसका फॉर्मूला है। एक चीज और है, वस्तु को आप रखे हैं 27 पर और इसका फोकस है 18, ठीक है। तो देखिए इसको बिना बनाए हुए भी इसका रिजल्ट हम लोग बता सकते हैं। देखिए इसका कैसे केस क्या है, मान लीजिए यह अवतल है, यह अवतल दर्पण हो गया, इसका फोकस दूरी ये 18 हो गया, वक्रता त्रिज्या 36 हो गया, ठीक है, ये F है और ये C है। आप वस्तु को कहाँ रखे हैं 27 पर, मतलब इन दोनों के बीच में, ध्यान देंगे ये जो है यहाँ लिख दे रहे हैं ये 18 है, तो 27 पर रखे हैं, तो 27 तो कहीं इधर ही आएगा, इसका मतलब वस्तु को आप यहाँ रखेंगे। तो आपको याद होगा अवतल का सारा केस जिसमें बताया गया था कि वस्तु को अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C और अनंत के बीच में। ठीक है, जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखिएगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र अनंत के बीच में। इसका मतलब ई जो वैल्यू होगा ये 36 से ज्यादा आएगा। क्लियर है। और इसका जो साइज होगा बड़ा होगा, ये भी हम बता दे रहे हैं क्योंकि इधर साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये मालूम चल गया होगा कि सर प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होगा। और दूसरा इसका भी का वैल्यू भी मालूम चल गया होगा कि 36 से ज्यादा होगा। अब निकाला जाए, निकाल के चेक किया जाए। तो याद रखेंगे दर्पण का क्वेश्चन हम लोग, ठीक है,
ऑब्जेक्टिव अगर रहेगा तो ऑप्शन देख के बता सकते हैं बिना बनाए हुए। तो ध्यान देंगे, यहां लिखना होगा दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र से हमको भी निकालना है। बताइए भी का फॉर्मूला बताओ जी। F इंटू यू अपॉन यू माइनस एफ। कोई दिक्कत बालक? तो v इक्वल टू एफ कितना था आपका? -18 था। चलिए u कितना था? -27 था। इसके बाद u कितना है? -27 और ये कितना है? -18। सॉल्व कर लीजिए। v इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 18 इंटू 27। चलिए ये कितना हो जाएगा? -27 माइनस माइनस प्लस कितना? 18। अब इसको सॉल्व करके बताइए। v इक्वल टू 18 इंटू 27 और नीचे आप 27 में से 18 को माइनस कर दीजिए, कितना होगा? 9। ध्यान देंगे, आप -27 में से 18 माइनस करेंगे तो -9 आएगा, क्योंकि जिसका ध्यान देंगे जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण ज्यादा होता है उसका चिन्ह लेंगे। तो आप बोलेंगे सर -9 होगा। तो 9 टू जा क्या होता है? 18 होता है। ठीक है, अब इसमें अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 27 टू जा मतलब 27 दूनी 54 होता है ना जी, और आगे लग जाएगा माइनस। ये किस में है? सेंटीमीटर में। आपको हम बताए थे 36 से ज्यादा आने वाला है वैल्यू, तो देखिए आ गया। ठीक है, अब हमको ये बताइए, यहाँ पर अगर समझना हो तो आप बोल सकते हैं कि सर हमारा जो प्रतिबिंब बना है कहाँ बना है? वक्रता केंद्र अनंत के बीच में। अब हमसे प्रकृति पूछा है तो पहले इसका साइज निकाल ले रहे हैं, साइज। तो आप बोलेंगे कि सूत्र से। तो ये बताइए साइज वाला कौन सा सूत्र था हमारा? कौन सूत्र से इसका साइज निकाला जाए? कौन सा सूत्र लें? तो आप बोलेंगे सर एक फॉर्मूला था -v/u इक्वल टू I/o। इसी सूत्र से हम क्या करेंगे? इसका साइज निकाल लेंगे। साइज मतलब आकार होता है। ठीक है, तो अब बताइए कि इसमें अगर I निकालना हो तो -v/u इंटू o लिख सकते हैं। जब ये निकालेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब I अगर निकालना हो तो -v, तो v कितना है अभी? -54। चलिए नीचे क्या था? u -27 और इसका साइज कितना था? 2.5 था। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, 27 दूनी 54 हो गया, और ये कितना हुआ? ये -5 सेंटीमीटर। अब सवाल ये कि सर ये माइनस बार बार क्यों आ रहा है? तो माइनस का मतलब ये हो गया कि प्रतिबिंब नीचे बना है। तो याद रखेंगे, अगर प्रकृति हमसे पूछा जाए कि प्रकृति बताइए, व्हाट इज द नेचर, तो आप बोलेंगे कि वास्तविक उल्टा और आकार में बड़ा होगा। आकार में बड़ा है। अच्छा कितना बड़ा? तो दुगना। आप उसका दुगना बोल सकते हैं कि दुगना। अगर m निकालिएगा तो मैग्निफिकेशन 2 आ जाएगा। तो यही हो गया। आप शुरू से एक बार देख लीजिए। ये गिवन डाटा हो गया। हमको भी निकालना है, आई निकालना है और प्रकृति बताना है। ठीक है, तो हम दर्पण सूत्र का प्रयोग करके हम भी निकाल लिए -54 सेंटीमीटर। फिर दर्पण सूत्र में ही ये हमारा प्रतिबिंब का ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला है, यहाँ से हम प्रतिबिंब का ऊंचाई निकाल लिए। ये माइनस देख के हमको समझ में आ गया कि प्रतिबिंब जो बना हुआ है, प्रतिबिंब जो बनेगा वो नीचे बनेगा, और नीचे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आकार में बड़ा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए इसी में एक और सेंटेंस जोड़ा हुआ है, यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा? तो ध्यान देंगे, आपको मालूम है कि अगर ये अवतल दर्पण है, तो आप जितना दर्पण के नजदीक जाइएगा प्रतिबिंब दर्पण से दूर आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जितना आप इसको नजदीक लाइएगा तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमको पर्दे को क्या करना होगा? दूर ले जाना होगा। क्योंकि जैसे जैसे हम जानते हैं कि वस्तु को नजदीक लाते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ जाता है? दूर जाता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा था? यहाँ पूछ रहा कि यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाए तो पर्दे को किस ओर हटाइएगा? तो दर्पण से दूर हटाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि सर यदि मोमबत्ती को दर्पण के नजदीक लाया जाए तो
पर्दे को दर्पण से दूर हटाना होगा, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ विस्थापित हो जाता है, तो अनंत की ओर विस्थापित हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, तो ये हो गया आपका। अब यहां से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर आएंगे। ये बना लिए हैं आप लोग? ठीक है, ये हो गया है सबका। चलिए, तो आगे बढ़ा रहे हैं, ये मेरा स्टेप्स था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर बालक। ये 9.2 है। क्या कह रहा है, थोड़ा सा देख लिया जाए। कह रहा है 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तथा आवर्धन लिखिए। क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं? सुई को दर्पण से दूर ले जाएंगे, आप जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, साइज दिया हुआ है सुई का, तो सबसे पहले गिवन डाटा में हमको दर्पण बताइए, दर्पण कौन सा है? दर्पण कौन सा है? उत्तल है, ठीक है। अब यहां साइज दे दिए किसका? किसका? सुई का। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा कितना है जी? तो 4.5 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी भी दिया हुआ है, याद रखेंगे। और ये कितना दूरी पर रखा हुआ है? 12 सेंटीमीटर। तो आपने बोला सर ये 4.5 सेंटीमीटर साइज हो गया सुई का, प्लस में फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर दिया है। उत्तल का फोकस धनात्मक होता है, और रखा कितना दूरी पर गया है? 12 सेंटीमीटर। तो वस्तु दूरी धनात्मक की ऋणात्मक? ऋणात्मक। अब निकालना क्या है? तो कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कहाँ बनेगा, और आवर्धन लिखिए। तो याद रखेंगे, आ रहे हो, स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है, और इसका आवर्धन कितना होगा, ये हमको जानकारी होना चाहिए। आ रहे हैं, 1 मिनट। हो गया बालक। तो देखिए क्या क्या निकालना है। भी निकालना है, ठीक है, भी निकालना है और एम निकालना है। बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए? दर्पण सूत्र, ठीक है। अच्छा ये बताइए, क्या आप इसका पोजीशन बता सकते हैं बिना बनाए हुए? तो ध्यान देंगे, उत्तल दर्पण का केस आपको याद होगा। उत्तल दर्पण में आपको बताया गया था, उत्तल दर्पण में, कि अगर ये फोकस है और इसका पोल है, वक्रता केंद्र तो आगे होता है। तो याद रखेंगे कि इसका प्रतिबिंब दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं बनता है। तो याद रखेंगे ये जो प्रतिबिंब दूरी है, याद रखिएगा ये जो प्रतिबिंब दूरी है, ये 15 से कम आना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही कहीं प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका रिजल्ट मालूम चल रहा है ना, कि इसका रिजल्ट जो होगा ये 15, 0 से 15 के बीच में होगा। और इसका प्रतिबिंब का साइज भी कम होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाएगा? आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा, और आकार में छोटा बनाता है। तो अगर हम बात करें दर्पण सूत्र से, आपने बोला दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, ठीक, बताइए फॉर्मूला। V इक्वल टू F इंटू यू अपॉन यू माइनस एफ, ये ना है। तो F कितना है? 15 है। U कितना है बालक? -12 है। चलिए, U है -12 और ये -15। तो V इक्वल टू, आप ध्यान देंगे माइनस को आगे कर लीजिए, 15 और 12 नीचे आ जाइए। -12 -15 माइनस कितना हो जाएगा? 27। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। आप कटा भी सकते हैं, 3 से कटाइए, 3 × 5 = 15 हो गया, 3 के 9, 3 चौके 12, कितना हुआ? ये ऊपर 20 हो गया, नीचे 3 हो गया। डिवाइड कर लीजिए, कितना होगा? पहले चिन्ह क्या होगा? प्लस, क्योंकि पीछे है। तो 3 × 18 2, ठीक है, फिर 3 × 18 3 × मतलब 6.66 सेंटीमीटर ये आ रहा है। आप लोग का कितना आ रहा था? बनाए हैं, यही आ रहा है ना। हम प्लस इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चे के दिमाग में आएगा कि इस सामने वाला तो दूरी नहीं है, प्लस नहीं लिखा जाता है जनरली सबके आगे। देखिए इसके आगे भी प्लस है, ठीक है। नहीं नहीं, हम समझाने के लिए बता रहे हैं प्लस। हाँ हाँ, अच्छा
हाँ ये कर सकते हैं, जैसे देखिए बार बार रिपीटेड होगा ना तो इसको अप्रोक्स 6.67 भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। लगभग का एक नियम होता है, उस नियम में अगर ये और आगे हटाना होगा ना तो इसको हम 6.67 लिख देंगे, इसके बाद एक 6 लिखेंगे तो वो हट के ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, रिपीटेड होता है संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आते हमको m निकालना है, आवर्धन निकालना है। तो बताइए आवर्धन के लिए क्या सूत्र है आपका? हाँ हम लोग आवर्धन निकालने वाले हैं, आवर्धन मैग्निफिकेशन। तो m इक्वल टू बताइए कौन सा फॉर्मूले से बनाया जाए? माइनस बी अपॉन यू। तो माइनस बी अपॉन यू से बनाएंगे तो माइनस भी कितना आया है? भी कितना आया है? ये लेना है, ई मत ले लीजिएगा, ये लीजिएगा एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएगा। तो ये लेंगे 20/3, ये 20/3 हो जाएगा, ठीक है। और u कितना है आपका? -12 था ना, अपॉन में 1 कर लीजिए तो कितना होगा? -20/3। इसको फ्लिप कर दीजिए तो कितना होगा? 1/-12 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। 4 5 जा और 4 3 जा तो कितना हुआ? 5/9। तो m इक्वल टू कितना आ गया? 5/9। इसको आप चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 0.55। और याद रखेंगे इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि आवर्धन एक ही प्रकार के राशियों का अनुपात होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका वस्तु का साइज कितना था? 4.5 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब का साइज कितना आ गया? 0.55, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, ये जो हम निकाले हैं आवर्धन निकाले, हमसे आवर्धन ही पूछा था ना, देख लेते हैं। हाँ आवर्धन, साइज कहता तब आई निकालते और वहां सेंटीमीटर में मेंशन करते, लेकिन आवर्धन पूछा है तो हम लोग, ठीक है, इसका मात्रक नहीं लिखेंगे। देख लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। हम शुरू से कर दे रहे हैं, ये गिवन डाटा है। अच्छा इसमें और था कि हम कहाँ ले जाए, किधर हटाना होगा, ये भी था ना, ठीक है। इसमें कुछ और था, ये पहले देख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत बालक नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें और कुछ पूछा था, इसमें कह रहा है कि क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं, वर्णन कीजिए। तो ये बताए कि दर्पण से दूर ले जाइएगा तो आप अनंत पे ले जाइएगा, और जब अनंत पे ले जाइएगा तो प्रतिबिंब कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? फोकस पे। समझ में आ रहा है? ये केस बता चुके हैं ऑलरेडी। तो यहां से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हटाया जाए इसको, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए। कह रहा है कोई टैंक 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल से भरा है। किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तल्ली पर पड़ी हुई किसी सुई की आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। जल का अपवर्तनांक क्या है? कह रहा है बीकर में उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर किसी 1.63 अपवर्तनांक के अन्य द्रव्य से प्रतिस्थापित करने पर सुई को पुनः फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर या नीचे ले जाना होगा। मतलब आप कितना ऊपर नीचे कीजिएगा ये बताइए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कोई टैंक है, तो हम लोग पहले टैंक बना लेते हैं। तो ये 9.3 है, और देखिए अगर डायग्राम के साथ आप समझिए तो और बेहतर हो जाता है समझने में। मान लीजिए हमारे पास कोई टैंक है, जो भी रहे, और इसकी पेंदी में कोई सुई है, निडल का बात कर रहा है ना, हाँ किसी सुई की आभासी गहराई इतना है। तो मान लीजिए कहीं सुई होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई निडल है। तो देखिए कह रहा है कि टैंक का गहराई कितना है? 12.5, और सूक्ष्मदर्शी द्वारा अगर देख रहे हैं तो कहाँ दिखाई दे रहा है? 9.4 सेंटीमीटर पर। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है, ध्यान देंगे, इसका मतलब ये है कि जो हम लोग ये बना रहे हैं, समझिएगा, ये टोटल गहराई पहले लिख लेते हैं। कितना दिया है? 12.5 सेंटीमीटर। ये टोटल डेप्थ हो गया इसका, टोटल गहराई। और जब सूक्ष्मदर्शी से यहाँ से देखा जा रहा है, जब यहाँ से हम लोग देखने का काम कर रहे हैं, तो कोई सुई जो है, ठीक है, आप रखे हैं, कहाँ पे रखे हैं? तो कहीं बॉटम पे रखे होंगे, लेकिन हमको दिख कहाँ रहा है? तो ये
ऊपर से 9.4 सेंटीमीटर पर दिख रहा है, ठीक है, यहां पर दिख रहा है, यहां पर नहीं दिख रहा है। क्यों? तो आपको बता चुके हैं कि जब वस्तु कहाँ रहे, सघन माध्यम में, और प्रेक्षक कहाँ रहे, विरल माध्यम में, तो इस स्थिति में वास्तविक गहराई ज्यादा होता है, आभासी क्या होता है, कम होता है। अब हमसे क्या कह रहा है बालक, कह रहा है जल का अपवर्तनांक क्या है, ठीक है, जल का अपवर्तनांक बताना है। तो इसका मतलब है इसमें आप लिक्विड में क्या लिए हैं, वाटर लिए हैं, इसका अपवर्तनांक पूछ रहा है। और एक चीज और ध्यान देंगे, हम सुई को अगर नीचे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऊपर। मतलब ये जो प्रतिबिंब है, ये जो प्रतिबिंब है यहाँ बना है, और ये ऊपर से कितना गहराई पर बना है, ऊपर से 9.4। तो आपको एक फॉर्मूला बताया गया था अपवर्तनांक के लिए, या इसको आप बोलेंगे सर वास्तविक गहराई आप पढ़ाए थे कि 12.5 सेंटीमीटर, और याद रखेंगे वास्तविक गहराई को कैसे सूचित किए थे हम लोग, टी से, ठीक है। आभासी गहराई, आभासी गहराई ये है 9.4 सेंटीमीटर। हमसे अपवर्तनांक पूछ रहा है, बताइए कौन सा फॉर्मूले से बनाया जाए, ठीक है। ये बना है कि नहीं तुम लोग से, ये नहीं बना, हाँ ठीक है। तो ध्यान देंगे बालक, इस स्थिति में आपको बताया गया है कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का एक संबंध हमने बताया था, ठीक है। वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का संबंध बताया था हमने। थोड़ा सा लिखिए, ये वाला नहीं बनाया है, लिखिए तो इसको, इसका लैंग्वेज हम बोल दे रहे हैं। गिवन डाटा लिख लिए। अब यहां पर आपको हमने बताया था इसका एक रिलेशन, हमने रिलेशन क्या बताया था, आगे बढ़ा देंगे तब इसको बताएंगे। फिगर बना लीजिए, बेहतर रहेगा, समझ में आएगा। हो गया? तो ध्यान देंगे बालक, क्वेश्चन क्या है कि एक टैंक है जिसका गहराई 12.5 सेंटीमीटर है, और कोई सुई है, ऊपर से सूक्ष्मदर्शी से देखने पर, ठीक है, ये हमको कहाँ दिखाई दे रहा है सुई, तो 9.4 सेंटीमीटर पे। हमसे कह रहा है कि इसमें अगर जल भरा हुआ है तो इसका अपवर्तनांक बताइए। तो एक फॉर्मूला होता है बालक, ध्यान देंगे, एक फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक के लिए, हाँ, अपवर्तनांक के लिए एक फॉर्मूला है अपवर्तनांक, और ये किसका अपवर्तनांक हम लोग निकाल रहे हैं, जल का। तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि सर ये अपवर्तनांक किसका होगा, जल का। तो जल का अपवर्तनांक म्यू बराबर कितना होगा, तो फॉर्मूला होता है वास्तविक गहराई, और नीचे क्या होगा, आभासी गहराई, आभासी गहराई, ये फॉर्मूला होता है जो हम लोग लिख रहे हैं। अब ध्यान देंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू इक्वल टू टी अपॉन टी डैश, अभी नाम भी दिए हैं। तो बताइए ये कितना आप लिखे हैं, तो 12.5 और ये 9.4, डेसिमल एक एक अंक पर है तो हटा दीजिए, तो कितना होगा 125 अपॉन 94, ये कितना आएगा, तो लगभग में 1.329 और आगे आएगा। तो इसको लगभग में अगर अप्रॉक्स में लिखा जाए तो 1.33 लिख सकते हैं, और 1.33 किसका अपवर्तनांक होता है, जल का, ये हम लोग जानते हैं। यही तो है आपका रिजल्ट, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, यहाँ से फॉर्मूले के साथ लिखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला याद रहेगा तो और आगे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। हाँ, कोई भी गहराई ऊपर से नीचे नापिएगा, और विस्थापन नीचे से ऊपर नापा जाता है। अगर विस्थापन पूछता तो नीचे से ऊपर की ओर हम लोग लेते। हो गया? चलिए इसको भी लिख लीजिए। तो अब ये एक पार्ट हम लोग सॉल्व किए हैं, ये केवल जल का अपवर्तनांक, इसमें आगे भी कुछ कह रहा है।
हो गया। चलिए इसमें आगे बढ़ा दे रहे हैं बालक। अब देखिए इसमें एक पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि बीकर में उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर 1.63 अपवर्तनांक के अन्य द्रव्य से प्रतिस्थापित करने पर सुई को पुनः फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर या नीचे ले जाना होगा। तो ध्यान देंगे, पहले हम क्या करेंगे कि इस कंटेनर में इसको थोड़ा सा हम साइड में कर ले रहे हैं। ध्यान देंगे, हम क्या करेंगे बालक, क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं। इसने बोला कि आप जल हटा दीजिए और जल हटा के कोई दूसरा लिक्विड ले लीजिए। यहाँ पे कोई दूसरा लिक्विड ले लेना है और इस लिक्विड का अपवर्तनांक कितना है, 1.63 है। अब देखिए लिक्विड का नेचर हम नहीं जानते हैं, ठीक है, जो लिक्विड है उसका अपवर्तनांक दिया हुआ है। अब कह रहा है कि बताइए कि यहाँ पर इस स्थिति में जैसे आप जल हटा के दूसरा लिक्विड ले लिए हैं तो क्या वहीं पर दिखाई देगा? नहीं, उसका जगह बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, इसका कारण क्या है? तो आप जानते हैं कि लिक्विड बदलने से, अपवर्तनांक बदलने से प्रकाश का वेग और दिशा दोनों बदलेगा, तो इसका पोजीशन भी चेंज हो जाएगा। तो याद रखेंगे, अब ये कंटेनर का गहराई थोड़ी चेंज होगा, ये तो वही रहेगा, ठीक है, ये वही रहेगा। लेकिन जो सुई हमको 9.4 पर दिख रहा था वहां नहीं दिखेगा, या तो ऊपर या तो नीचे दिखेगा, कोई जगह बदल जाएगा। तो आपने बोला कि सर अगर हम लिक्विड जल हटा के कोई दूसरा लिक्विड ले लिए जिसका अपवर्तनांक इतना है तो कहाँ दिखेगा, पहले ही बताना है। मतलब हमको क्या निकालना है, हमको पहले टीडस निकालना है, ये कहाँ दिखेगा। अगर मान ली यहाँ पर सुई रखा हुआ है तो ये कहाँ दिखेगा ये बताना है। तो अभी तो आप बताए हैं, अभी फॉर्मूला हम लोग लिखे थे कि अपवर्तनांक क्या होता है। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि अपवर्तनांक जो होता है ये होता है वास्तविक गहराई और नीचे आभासी गहराई। तो वास्तविक गहराई को टी लिख दे रहे हैं और आभासी गहराई को टी डैश। समझ में आ जाएगा। चलिए बताइए, ये दिया है 1.63, ठीक है, ये दिया है 12.5 और टी डैश पूछ रहा है, तो टी डैश को ऊपर लेके आइए, तो टी डैश इक्वल टू 12.5 है और नीचे 1.63 हो जाएगा। कोई दिक्कत बालक? अब इसको डिवाइड करके आप देख लेंगे कितना आ रहा है। तो ये अप्रॉक्स 7.7 कितना आ रहा है, डिवीजन करके देखो तो बना है ना, पहले 7 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। देख के बताइए कितना रहा, 7.7 लगभग में, ठीक। देखिए 7.7 नहीं आएगा, 7.69 करके आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ लगभग में लिख दे रहे हैं, अप्रॉक्स 7.7 सेंटीमीटर आएगा। अब डिवाइड कर लीजिएगा और डेसिमल वाला रूल हटाएंगे तो आप देखेंगे डेसिमल वाला रूल से कि ये क्या होगा, 6 हटेगा तो 7 हो जाएगा। अब बताइए हमको, यहाँ पर अगर डायग्राम लें, यहाँ पर डायग्राम लिया जाए कि ये कंटेनर हो गया, ये कंटेनर हो गया और ये डेप्थ ले लेते हैं। तो आपने बोला कि सर यहाँ पर पहले हमको कहाँ दिख रहा था, पहले जो ऑब्जेक्ट था, जो सुई था, वो कितना दूरी पर था, तो 9.4 पर था। अब कहाँ चला गया, 7.7। तो ये डिस्टेंस का मेजरमेंट तो ऊपर से होता है। तो आपने बोला कि पहले हमको याद रखिएगा 9.4 सेंटीमीटर पर दिखता था, यहाँ पर दिखता था, लेकिन इस केस में ये कहाँ आ गया, तो ऊपर आ गया, यहाँ पर आ गया, मतलब 7.7 पर आ गया, ठीक है। हम लोग पहले कहाँ देख पा रहे थे, 9.4 सेंटीमीटर पे देख पा रहे थे। तो बताइए इस शिफ्ट हो गया कि नहीं बालक, कितना शिफ्ट हुआ है, ये बीच में से हटा दीजिए इसको, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले आपको ये दिख रहा था और अब प्रतिबिंब कहाँ बना है, 7.7 सेंटीमीटर पे, तो क्या माइक्रोस्कोप को वहीं रखिएगा कि थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कीजिएगा, ऊपर शिफ्ट करेंगे। माइक्रोस्कोप जो पहले नजदीक था उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, लिक्विड बदलने के कारण अब यहाँ दिखाई दे रहा है, तो अपने माइक्रोस्कोप को कहाँ लाना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर। तो अगर पूछा जाए कि विस्थापन कितना कीजिएगा, सूक्ष्मदर्शी का विस्थापन कितना होगा, सूक्ष्मदर्शी का विस्थापन, तो आप बोलेंगे 9.4 माइनस 7.7, ठीक है। तो बताइए कितना हो गया जी, तो 1.7 क्या सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बालक? तो यही विस्थापन आ रहा है, इतना आंसर। तो यही तो है आपका, यही आपको समझा रहे थे कि आप जब लिक्विड को रिप्लेस करेंगे
ठीक है। तो जो प्रतिबिंब यहाँ दिख रहा था अपने वास्तविक स्थिति से ऊपर आ जाएगा। तो आपको देख लेना है कि पहले कितना था और अभी कितना है, दोनों का जो डिफरेंस होगा उतना ही सूक्ष्मदर्शी को क्या करना पड़ेगा, ऊपर लाना पड़ेगा। क्लियर है? तो आज हम यहीं रोकेंगे, बाकी अगले क्लास में। बंद कर दो।